पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में धधक रहा है। हिंसक आरक्षण आंदोलन के बीच इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में है। दोस्तों, आज शेख हसीना की कट्टर दुश्मन कही जाने वाली खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ गई हैं। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जाता था। दोस्तों, उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा कहा जाता था। बांग्लादेश में निवेश के लिए भारत और चीन उन्हें लुभाने की कोशिशों में जुटे थे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के देशों की तुलना में शेख हसीना की अगुवाई में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की तुलना में राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति आदि के दृष्टिकोण से ये देश अपने पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या यानी कि जेलसी का कारण बन गया था और आखिरकार बांग्लादेश को नजर लग गई। ऐसी नजर कि देश में चीजें देखते ही देखते इतनी बिगड़ गई कि बांग्लादेश की वर्षों की मेहनत से बनाई गई छवि 24 घंटे में ही बर्बाद हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का महात्मा गांधी कहा जाता है क्योंकि 1971 में इन्हीं की अगुवाई में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उन शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 15 साल से सत्ता पर काबिज हसीना खुद अपने देश में सुरक्षित नहीं रहीं और भारत आ गई। आखिर वो कौन सी वजहें रहीं जिनके चलते शेख हसीना के खिलाफ पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में गुस्सा बढ़ता गया, वो अलोकप्रिय हो गई और अंततः प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने उनकी गद्दी को हिला दिया। आज के इस वीडियो में आपको यही सारी वजहें बताऊंगी जो बांग्लादेश में शेख हसीना को भारी पड़ी और उन्हें गद्दी छोड़कर भागना पड़ा विदेश। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट से भारत को क्या सबक सीखना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश संकट में क्या पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है और एस जयशंकर ने जवाब भी दिया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को लंबे कार्यकाल के दौरान कई निगेटिव बातों का सामना करना पड़ा है। इस पर हाल के दिनों में विपक्ष के दमन और तानाशाही का आरोप भी लगने लगा था। देश में करीब 1 महीने से कहीं ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा था। आंदोलन पहले छात्रों के नौकरी में कोटे के विरोध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन फिर ये व्यापक तौर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल गया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। माना जा रहा था कि पर्दे के पीछे विपक्ष की एकता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शेख हसीना कुल मिलाकर लगभग 15 सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। उनका पहला कार्यकाल जून 1996 से जुलाई 2001 तक रहा। बाद के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वो 6 जनवरी 2009 से इस पद पर हैं। वो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली प्रधानमंत्री तो जरूर रही, लेकिन वो समय के साथ तानाशाह भी बनती चली गई और तानाशाह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बस जनता ने शुरू कर दी शेख हसीना की कुर्सी हिलाने की तैयारी। दोस्तों, शेख हसीना के पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई। पूरी स्टोरी में 60 दिन की 3 घटनाएं हैं जिसके चलते शेख हसीना ने 15 साल की सत्ता गंवाई है। पहली वजह आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़के। दोस्तों, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा फायदा मिला, उनके लिए 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45 सीटें हो गई।
शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था। कुछ सालों बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य छात्रों को मिलता था। हालांकि 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। सामान्य वर्ग को 44% सीटें ही बची। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। हसीना की सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम 2012 बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर गए। कोर्ट के आदेश के बाद 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब प्रधानमंत्री शेख हसीना से छात्र विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगते हैं। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना हसीना को भारी पड़ गया। इसी के चलते छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलित छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। आंदोलन कर रहे छात्र सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इस घटना में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोस्तों, इस बयान से पहले शेख हसीना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया की निगाह में आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों और भी घटना होती रही जिसमें शेख हसीना के बयान ने आग में घी डालने का काम किया और उनके बयानों ने छात्रों में गुस्सा पैदा किया, जिसके चलते उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए थे, जिसका आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हसीना से मुलाकात की। वहीं संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने हिंसा पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शनों में कमी आई। काफी हद तक स्थिति सामान्य होने लगी। अंतर जिला बस सेवाएं आंशिक रूप से दोबारा शुरू की गई। दर्जनों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेना की तैनाती के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और क्षतिग्रस्त मेट्रो रेल स्टेशन पर दौरा किया। ये दौरा ही दोस्तों उनकी पतन की दूसरी वजह बना। दूसरी वजह शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी और मेट्रो जलने पर आंसू बहाए जाना बन गई। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुए तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आईं। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर एक बार भी कुछ नहीं कहा। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया
जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे दोस्तों कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। दोस्तों 2 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हजारों लोग न्याय मार्च में शामिल हुए। राजधानी और अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसमें 2 और लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने अगले दिन देशव्यापी प्रदर्शन और रविवार से असहयोग आंदोलन को घोषित किया। फेसबुक को फिर से 7 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। अगले दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए छात्रों और अन्य लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर बांग्लादेश की राजधानी में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दोस्तों देश के अन्य स्थानों पर इसी तरह के प्रदर्शनों में हिंसा की खबरें आई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर डाली। कुछ सरकार समर्थक समूहों ने भी शहर में रैली निकाली। दोस्तों सरकारी नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। कुछ जगहों पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत भी हुई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 5 अगस्त को नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया और तोड़फोड़ की। दोस्तों शेख हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाजों और सहमति को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगता रहा है। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमति के दमन की घटनाएं सामने आई। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन को भी दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोचकों का तर्क है दोस्तों कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को कमजोर कर दिया। उनके कार्यकाल के दौर दोस्तों चुनाव धांधली और हिंसा के आरोपों से घिरे रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रही या उन पर मुकदमों का अंबार लगा दिया। कुल मिलाकर पुलिस से लेकर अन्य सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम ज्यादा किया। निष्पक्षता पर चिंताओं के कारण प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बार भी चुनावों का बहिष्कार कर दिया। इसने देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। हसीना की सरकार के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई रिपोर्ट आई हैं दोस्तों, जिसमें लोगों को जबरन गायब करना और न्याय से परे जाकर हत्या शामिल है। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई या शटडाउन का सामना करना पड़ा। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई लोगों को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। यानी दोस्तों शेख हसीना की सरकार लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ने लगी थी, अपनी मनमानी करने लगी थी। लोगों के मन में गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत दिनों से पल रहा था और अंत में जब जनता को ये महसूस हुआ कि अगर अब आवाज नहीं उठाई तो शेख हसीना पूरी तरह तानाशाह बन जाएंगी, जनता ने, छात्रों ने आवाज उठाई और शेख हसीना का पतन सालों साल की मेहनत चंद घंटों में दोस्तों खत्म हो गई, नस्तो नाबूद हो गई। दोस्तों बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना के तख्ता पलट से भारत सरकार को सीख जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के पीछे विदेशी एंगल की भी बात हो रही है। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। घरेलू मोर्चे पर जहां उन्हें विपक्षी पार्टियों के दबाव और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, वहीं विदेश मोर्चे पर भी भारत और चीन के बीच संतुलन की सरकार की नीति सटीक नहीं बैठ रही थी। पिछले महीने चीन के दौरे पर गई शेख हसीना तय समय से पहले ही वापस आ गई थी। ऐसा माना गया कि शेख हसीना जो सोचकर चीन गई थी वो हासिल नहीं हुआ। चीन से वापस आते ही शेख हसीना ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया था। शेख हसीना का कहना था
कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। इस बीच भारत और चीन से हसीना सरकार के संबंधों को लेकर बांग्लादेश में ही सवाल उठ रहे थे, जिस पर हसीना ने कहा था कि चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इससे पहले मैं भारत दौरे पर गई थी, तब कहा गया कि मैंने देश भारत को बेच दिया है। मैं चीन गई तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। दोस्तों, शेख हसीना के भारत और चीन पर दिए बयान को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई हैं। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल को लेकर अब सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या ये पूरा घटनाक्रम महज आरक्षण को लेकर प्रदर्शन तक टिका था या इसके पीछे कई और कारण शामिल थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोग इस बारे में दावा करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। इधर भारत में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। दोस्तों, कयास हैं कि लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं शेख हसीना। दोस्तों, दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिनी जाने वाली बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा कही जाने वाली शेख हसीना आज अपने तानाशाही बर्ताव के चलते सब कुछ खो चुकी हैं। हसीना एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अब इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जो लोकप्रिय जनादेश के जरिए नहीं बल्कि दमन के जरिए सत्ता में बनी रही। बाद में वो खुद देश के गुस्से का शिकार हुई और एक अलोकप्रिय तानाशाह की तरह उन्हें देश से भागना पड़ा। दोस्तों, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।